नमस्कार। आज हम आपको संस्कृत जो हमारे यहाँ पर सामान्यतः हिंदी में ही प्रस्तुत की जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदी माध्यम के छात्र ज़्यादा होते हैं, इसलिए मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि हिंदी में ही आपको सामान्य संस्कृत में और सामान्य शिक्षण संस्कृत शिक्षण में जो हमारी पद्धतियाँ हैं उसमें जो कमियाँ रहती हैं या उसमें जो व्याकरणिक त्रुटियाँ रहती हैं उसको हम आज सुधार करते हैं। अर्थात वर्ण और शब्द परिचय, वर्ण, वर्णमाला और अंक लेखन, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा भी है, वर्ण, वर्णमाला और अंक लेखन हमारी सबसे बड़ी त्रुटि है संस्कृत या हिंदी भाषा में। मैं इस विषय में संस्कृत शिक्षण सामान्य कर रहा हूँ, लेकिन इसमें मैं हिंदी को लेकर के चलूँगा। कारण क्योंकि हिंदी अगर हमारी सही है तो हमारी हिंदी में जो भी विषय हैं सब सुधर जाएंगे। लेकिन संस्कृत भी एक हिंदी का वह अनिवार्य विषय है, अनिवार्य संस्कृत है, तो हम संस्कृत के हिसाब से आपको भी समझाएंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं वर्ण। वर्ण क्या है? क्या है बेटा वर्ण क्या है? बताओ, आप बताओ वर्ण क्या है? मुख से निकलने वाली सबसे छोटी ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। बहुत बढ़िया। और आप जानते हैं वर्ण क्या हुआ? वर्ण क्या हुआ? मुख से निकलने वाली सबसे। इसके अलावा वर्ण, वर्ण माने लेटर। हाँ, लेटर। शाबाश, लेटर। बहुत बढ़िया। तो वर्ण की बात करते हैं हम पहले। वर्ण जो है वास्तव में जो हमारे मुंह से निकल रहा है शब्द, छोटा सा शब्द जो निकलेगा वो वर्ण है, जिसके हिस्से नहीं किए जा सकते, जिसके हिस्से टुकड़े नहीं किए जा सकते उसके। तो इस प्रकार से हम एक परिभाषा की अगर बात करते हैं तो मुख से निकलने वाली सबसे छोटी ध्वनि, मुख से निकलने वाली छोटी ध्वनि जिसे वर्ण अक्षर यानी कि लेटर कहते हैं। जैसे अ, आ, क, च, ल आदि जो भी आप पढ़ते हैं, है ना। इसके एक चीज इसमें और ऐड कर दीजिए, जिसके हिस्से नहीं किए जा सकता था, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसको अंग्रेजी में लेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? अब अक्षर, इसको वर्ण माने क्या होता है? वर्ण माने होता है ध्वनि, आवाज, जो सूक्ष्म ध्वनि का सूक्ष्म जो हिस्सा है वर्ण है। और अक्षर क्या है? अ माने नहीं, क्षर माने नष्ट होने वाला, अर्थात जो नष्ट भी नहीं होता, जिसका क्षरण नहीं होता। अर्थात एक बार जब हमने जो बोल दिया तो बोल दिया। आपने बहुत सारा सुना भी होगा, नहीं सुना होगा तो, कि हमारी जो ध्वनि हम बोलते हैं वो अंतरिक्ष में चले जाती है और लौट करके प्रतिध्वनि के रूप में या किसी अन्य रूप में, कोई मिल गया, पिक्चर में आपने देखा होगा, फिल्म में, है ना, ध्वनि जाती है, फिर ध्वनि। तो ध्वनि का बड़ा महत्व है। तो वो ध्वनि, वो जो ध्वनि है वही अक्षर है, इसीलिए इसको अक्षर, और इंग्लिश में इसको लेटर कहते हैं। ठीक हो क्या? इसके हिस्से नहीं होते। अब हिंदी भाषा जो है वो संस्कृत से बनी है। हिंदी किससे बनी हुई है? संस्कृत से। तो हिंदी जो संस्कृत से, अर्थात संस्कृत से बनी है, तो हिंदी क्या होगी? संस्कृत की माँ होगी। संस्कृत क्या होगी? हिंदी की माँ। और हिंदी को उसके पुत्र के रूप में हम स्वीकार करते हैं। इतना समझ में आ गया आपको? तो अतः दोनों ही भाषाएं जो हैं एक ही हैं, तो इनकी लिपि भी एक ही है, जिसको देवनागरी लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? देवनागरी लिपि। यानी कि दोनों भाषाओं की वर्णमाला प्रायः एक जैसी होगी। फिर अब इसके बाद हम बात करते हैं लिपि। लिपि में, लिपि अर्थात किसी शब्द या भाषा को लिखने की शैली, किसी शब्द या भाषा को, यानी कि जो वर्णों को हम उच्चारण कर रहे हैं उनको लिखने की जो शैली है उसको लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? या किसी भाषा को लिखने की विधि। हिंदी और संस्कृत की लिपि क्या है? देवनागरी। इतना समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं वर्ण के बाद वर्णमाला पर। किस पर बात करते हैं? वर्णमाला माला। अब वर्णमाला की बात करते हैं हम। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? अल्फाबेट। हाँ, अल्फाबेट। इंग्लिश में कितने वर्णमाला है, मतलब अल्फाबेट है? अंग्रेजी में ना कितने वर्णमाला है? आंग्ल भाषा में 26 है। ये गलत धारणा है एक, यह भी आज आपको हम स्पष्ट करा देते हैं। ये भी एक गलत धारणा है। अगर किसी बच्चे से पूछा जाता है, वो इंग्लिश स्कूल में पढ़ता है, कहीं भी पढ़ता है, उससे अगर ये पूछा जाए इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, तो अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं वो 26 कहता है, जबकि ऐसा नहीं है। वर्णमाला अर्थात वर्णों की माला, वर्णों के क्रम को देखिए। अब यहाँ देखिए, समझ में आ जाएगा आपको क्या है, गलती कहाँ हो रही है हमसे।
वर्णों, ये अल्फाबेट लिखा है ना, अल्फाबेट, तो वर्णों के क्रम को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, तो वर्णों का क्रम अर्थात जो भाषा में वर्णों का क्रम है लगाने का, पहले क्या आएगा फिर क्या आएगा, जैसे पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, डी आएगा। हिंदी में अ, आ, ई है ना, फिर क, ख, ग, घ, ये हुआ वर्णों की माला अर्थात वर्णों का क्रम। समझ में आ गया। तो अंग्रेजी में कितने वर्णों के क्रम हैं? एक ही है, ए से जेड तक। तो अल्फाबेट नहीं हुए, वो लेटर ही हुए केवल। क्या हुए वो? लेटर। अल्फाबेट केवल उसका क्रम है ए से जेड तक। अब समझ में आ गया, इतना पकड़ में आ जाएगा आपके। और किसी पूछो सीधे कहते हैं 26 होते हैं। अरे वर्णमाला तो एक ही है, वहां भी यहाँ भी वर्णमाला हमने एक ही दी है, लेकिन उनके हमने दो हिस्से किए हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। एक वोवेल, इंग्लिश में वोवेल कहते हैं, और व्यंजन कंसोनेंट। क्या कहते हैं उसको? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट, व्यंजन। इतना समझ में आ गया। अब स्वर क्या है? स्वर जिन वर्णों के उच्चारण के लिए, जिन वर्णों के उच्चारण के लिए ज्यादा समय नहीं लगता है, एक दूसरा किसी अन्य की सहायता की, यानी कि दूसरे वर्ण की सहायता उसमें नहीं लेनी पड़ेगी। किसी वर्ण के उच्चारण के लिए दूसरे वर्ण की जब सहायता नहीं लेनी पड़ेगी, यानी कि सहायता नहीं लेनी पड़ती, उनको स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? स्वर। अर्थात स्वर जो है अपने आप में पूर्ण है। स्वर अपने आप में क्या है? पूर्ण है, उसको किसी के सहायता की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखना, इसीलिए वो स्वर है। इसीलिए वो क्या है? स्वर है, अर्थात अपने आप में पूर्ण है। जैसे ओ, अपने आप में पूर्ण अक्षर है, अपने आप में पूर्ण। इसी प्रकार से हमारे जो संस्कृत है, ये एक वैज्ञानिक भाषा है, देव भाषा कहा गया है। इसी की पुत्री हिंदी है, जैसा कि आपको बता दिया। तो इसमें भी हमने इन्हीं उसमें हमारे विद्वानों ने जो है ले रखा है उसी स्वर व्यंजन को, अर्थात अ, आ, ई, उ, री, और एक दूसरे प्रकार का री भी होता है, री भी होता है, लेकिन इनके बाद मुख्यतया ए, आई, ओ, औ, इतने जो हैं वर्ण वो स्वर हैं। क्या है ये स्वर हैं। इसमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं है इनको पूर्ण करने के लिए। लेकिन व्यंजनों में उस वर्ण की पूर्णता के लिए स्वर की आवश्यकता होती है। समझ में आ गई बात? इतना समझ में आ रहा है? तो ये जो होते हैं स्वर 13 होते हैं संस्कृत के हिसाब से, और व्यंजन जो हैं वो 33 होते हैं, 33। ये 30 और ये 33। अब इस पर चर्चा करते हैं आगे। देखिए, अब हम चर्चा करते हैं वर्णमाला के इस समूह में जो हमारे दो वर्णमाला के दो वर्ग हैं, एक है स्वर वोवेल और दूसरा है व्यंजन कंसोनेंट। अब स्वर में हम देखते हैं अ, आ, ई, उ, री। ये री तक तो हम हिंदी में पढ़ते ही हैं। एक री, ये संस्कृत के, हम संस्कृत के हिसाब से हिंदी को बता रहे हैं। री, री, ए, आई, ओ, औ, ये 13 है। कितने हैं ये? 13 है। अब आपके मस्तिष्क में प्रश्न आ सकता है कि औ के बाद हम अंग और अह पढ़ते हैं। अंग और अह, अंग क्या है? अंग ये अनुस्वार है। क्या है? अनुस्वार। अनुस्वार, 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 अंग। और ये विसर्ग। क्या है? विसर्ग। विसर्ग, अह। आ गया समझ में? अब देखिए, आपके अब जो 13 हिंदी में आप पढ़ते हैं पूरे हो गए, अगर हम री और री को हटा देते हैं। चलिए, अब व्यंजनों की बात करते हैं। व्यंजनों में आप देखिए, यहाँ हमने छोटा सा हल लगाया है। इनके अंत में हमने क्या लगा रखा है? हल। ये जो चिन्ह होता है ऐसा, ये हल होता है, इसको हल कहते हैं। तो क, ख, ग, घ, ऐसे बोलते हैं। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य,
टा ठा डा ढा ना, ता था दा धा ना, प फ ब भ म, या रा ल व, अलग श स ह, श र या। आज्ञा समझ। अब हम जानते हैं कि ये हलंत लगाया है तो इसका क्या अर्थ है, अर्थात ये इसकी अर्थता को बताता है कि ये अक्षर अभी आधा है। तो क मैंने क्या कहा, क क तो क को जो है आप जैसे अर्थात ये स्वागतम, स्वागतमो नहीं कहते हम, स्वागतमो कहते हैं स्वागतम। इसीलिए आपने देखा होगा स्वागतम के यहाँ पर ऐसे ही लगता है, स्वाग तो मो के पीछे हल लगता है ऐसे, जरा दिखा दीजिए, ये मो पर हलंत लगता है यहाँ पर, सुनना ना, स्वागतम में यहाँ पर क्या लगता है, हल लगता है। तो इसको आधा बनाने के लिए, तो ये अभी क्योंकि इसमें अभी संयोग नहीं हुआ है स्वरों का, व्यंजन जो है वो स्वरों के संयोग से बोले जाते हैं, अर्थात व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, अब ये क धन अ, क ख धन अ, ख ग घ अंगा, ये च धन अ, च छ ज झ यो, समझ में आ गया। अब मैंने इनको 5 अक्षरों का समूह बनाया है, क ख ग घ म, मैंने अनोखा नहीं बनाया है, ये नियमानुसार बता रहे हैं पूरा, क ख ग घ न, तो ये क वर्ग, ठीक है। ये च छ ज झ य च वर्ग, ट ठ ड ढ ण ट वर्ग, इसी प्रकार त थ द ध न त वर्ग, ये प वर्ग है, प फ ब भ म, य र ल व, ये अंतस्थ हुए, क्या हुए, अंतस्थ, मतलब अंदर से आ रही, या ये अंदर से, र अंदर से आ रही आवाज, ल व अंदर से आ रही। इनके उच्चारण का बड़ा विशेष महत्व है, क्योंकि संस्कृत जो है देवनागरी लिपि है और वैज्ञानिक भाषा है पूर्णतया, तो इसके उच्चारण का भी ध्यान रखना पड़ता है इसमें। अब जैसे हम इसको बोलते हैं श श स, तीनों का अलग अलग स्वर है, स संकर ये, ठीक है, और ये ष षटकोण, ये सांप सरौता ये वाला स्वर आ रहा है, और ह ये ऊष्म है, क्या है ये ऊष्म, अंदर से आते हैं। और ये संयुक्त अक्षर है अक्ष, क और श को मिला करके बनाया गया है, क और आधा मूर्धन्य, ये इसको मिला करके श। फिर त्र, आधा तो को मिलाया, ये है आधा तो, इसमें आधा र मिला दिया, क्या मिला दिया इसमें, आधा र, त्र, ज्यो ज और यो को मिला करके ज्यो मिल गया। आ गया समझ। अब हम इसकी संस्कृत पर चर्चा कर लेते हैं कि संस्कृत में इसको किस प्रकार से हम इसका प्रयोग करते हैं। वर्ण क्या है, पहले वर्ण, यहाँ देखिए, अब संस्कृत के हिसाब से भी हम आपको समझा देते हैं। अब वर्ण संस्कृत में वर्णः क्या हो जाएगा, वर्णः क्या हो जाएगा, ये वर्णः, एक वर्ण है तो वर्णः, एक से अधिक है तो वर्णः क्या हो जाएगा, वर्णः। तो यहाँ जैसे बहुत सारे, हम अब इसको वर्णः कर देंगे, क्या कर देंगे हम इसको, ये वर्णः, ये आ गया समझ में। फिर लिपि ही ठीक हो गया, ऐसी वर्णमाला, वर्णमाला, वर्णमाला जो है, ठीक है, वर्णमाला, नहीं तो वर्णमाला को वर्णमाला भी कहेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, वर्णमाला भी लिख सकते हैं। अल्फाबेट क्योंकि अंग्रेजी के हिसाब से बता रहे हैं, अल्फाबेट वर्णों के क्रम को वर्णमाला कहते हैं। अब ये स्वर है तो ये क्या हो जाएगा, स्वर, एक स्वर हो तो स्वरः, जैसे वर्ण बताया, एक स्वर होगा तो स्वरः, एक से अधिक है स्वराः, क्या हो जाएगा ये, स्वराः नहीं स्वराः, स्वराः क्या हो जाएगा, स्वराः क्या हो जाएगा, स्वराः। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, व्यंजनाः, यही गलत हो गया, फिर व्यंजनानि, व्यंजनानि क्या है, व्यंजनानि, हाँ व्यंजनः नहीं व्यंजनानि, ठीक है, क्योंकि ये जो है स्त्रीलिंग में प्रयोग किया गया है, व्यंजनानि क्या हो जाएगा, ये
व्यंजनानि। व्यंजनानि। अब व्यंजनानि को संस्कृत में जो है हम इसको मिटा देंगे, व्यंजन को व्यंजनानि लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। अब इसको हम दिखाते हैं आपको, ठीक है, कैसे लिखेंगे। ठीक, अच्छा लग रहा है आपको भी। अब देखिए व्यंजनानि क्या हो गया, व्यंजनानि। व्यंजनानि संस्कृत के हिसाब से। तो हम जैसे इसको क वर्ग लिखा है तो इसको हम लिखेंगे क वर्गः। क्या लिख देंगे, क ऐसे मिल वर्गः। जाएगा इसी के साथ, क वर्गः। एक ही वर्ग है, बहुत सारे होंगे तो वर्गः, क वर्गः, च वर्गः, ट वर्गः, ऐसे। फिर ये प वर्गः, अंतस्थः, अंतस्थः, अंतस्थ का अंतस्थः, एक नहीं है, अधिक है, तो अंतस्थः, ठीक है। ऊष्म अक्षराणि, ऊष्म अक्षराणि। पूरे अक्षर है तो ऊष्म अक्षर, ऊष्मः, ऊष्म अक्षराणि, संयुक्त अक्षराणि, संयुक्त अक्षराणि, संयुक्त अक्षराणि। संयुक्त व्यंजनानि। ये सुन रहा क्या, सरल है, दिक्कत नहीं है। आपको आशा है समझ में आया होगा, सरल है। अब हम इसके बाद हमने वर्ण बता दिया आपको, वर्णमाला और अंक लेखन। अब वर्णमाला बता दी, अंक लेखन बताते हैं आज हम। और वर्णों को जहाँ पर हम कक्षा 10 और 12 में हेडिंग्स और वर्णों का जो वो लिखने का क्रम है, शब्दों का, अक्षरों का, उसको भी बताते हैं। साथ साथ उसको भी हम अपने लेख भी सुधारते हुए चलेंगे, लेख को भी सुधारते हैं। और हम जो है इसमें अंकों का भी ज्ञान लेते हैं कि अंक किस प्रकार से लिखेंगे हम हिंदी में और अंग्रेजी में, आंग्ल भाषा के, या जो राष्ट्रीय अंग्रेजी वो अंक हैं और जो हमारे देवनागरी लिपि के प्राचीन अंक हैं। ठीक हो गया, इसका करते हैं। आपको आशा है वीडियो पसंद आई होगी। इसमें जो है हमारे साथ सहयोग दिया है आंचल राज, महालक्ष्मी, राहुल जोशी और आदित्य राज ने। इन्होंने इसमें जो है सहयोग दिया है और सीखने का प्रयास भी किया है। त्रुटियां हो सकती हैं तो सुधारेंगे आप और हम मिल करके, संभावनाएं अपार हैं। आप सभी सुखी रहें, निरोग रहें। अब हम इसके बाद इसी में कर रहे हैं अंक लेखन। वीडियो बड़ा हो जाता है इसलिए इसको दूसरे हिस्से में हम अंक लेखन के और वर्णों के लिखने के बारे में सीखते हैं। तैयार कीजिए। तो आप सभी सुखी रहें, निरोग रहें। धन्यवाद, नमस्कार।